नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्की पंसारी कनीना। आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहा हूं जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। इन्होंने बहुत से राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हुए हैं। नस्ल सुधार में पशु के लिए ये काफ़ी सजग है। सुरजीत मलिक को पशु की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के बारे में बहुत ही बारीकी से अनुभव है। सुरजीत मलिक जी आज से 3 महीने पहले मेरे पास आए थे। 3 महीने पहले जब मेरी और इनकी मुलाकात हुई तो हमारी एक छोटी सी बात हुई थी। मैंने इनको बोला कि सुरजीत मलिक जी, आप पशुओं के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो आप उनकी चिकित्सा अपने हाथों से क्यों नहीं करते। तो सुरजीत मलिक जी ने कहा कि मैं उनकी चिकित्सा अपने हाथों से ही करता हूं, लेकिन करता हूं मैं एलोपैथिक दवाइयों से। तो मैंने इनको 2-4 छोटे छोटे फार्मूले बताए, उनका उपयोग इन्होंने किया। उसके बाद कंटिन्यू 2.5 महीने से सुरजीत मलिक जी चाहते थे कि मैं उनके फार्म पे आऊं और उनको कुछ छोटे छोटे और देसी घरेलू फार्मूले बताऊं। इसके आगे की जो कहानी है वो सारी कहानी आपको सुरजीत मलिक जी बताएंगे। हल्दी के बारे में आपने मेरे मुंह से काफ़ी सुना होगा। सुरजीत मलिक जी से सुनिए आज आपकी हल्दी का उपयोग करने के बाद इनको कैसा अनुभव हो रहा है। विक्की भाई का मेरे फार्म पे पहुंचने पे तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जो भी वार्तालाप आप विक्की भाई के साथ मेरे साथ सुन रहे हो, ये भी मेरा सौभाग्य है कि भाई साहब ने टाइम निकाला और मेरे पास आए। तो जो हल्दी की बात है, इस हल्दी में तो बहुत कुछ छिपा हुआ है भाई। मैं भैंस की यूट्रस संबंधित बहुत सारी समस्या होती हैं। रपिटर है, मैला न डालना है, जेर का टुकड़ा रहना है। आज लगभग 99% भैंसें सही से मैला नहीं डालती और सफ़ेद पश डालती हैं, क्योंकि हमारे खान पान इतने यूरिया के और पेस्टिसाइड के हो गए। टोटली वो चार हरा चारे के माध्यम से या दाने के माध्यम से या तूड़े के माध्यम से हर चीज़ के हिसाब से उसमें क्या है, यूरिया चला जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। पीछा दिखाना है की भाई से मेरी बात हुई भाई जेर के टॉपिक के ऊपर, जो भैंस के मैला रह जाता है उसके ऊपर और रिपीटर के ऊपर। तो इन्होंने एक हल्दी का सिंपल सा फार्मूला दिया। 100 ग्राम घी का हलवा बनाओ और उसको नीचे उतार के ने उसमें 25 ग्राम हल्दी डालो। तो मैंने कम से, क्योंकि मेरे पास मैं भैंस का सेल प्रतिजा काम भी करता हूँ, महीने में 5-7 भैंसें मेरे पास ऐसी आती रहती है जो कि कच्चा मैला डालना है या जेर रुकी हुई है, दूध पे प्रोडक्शन पे न आना है। तो मैंने उन भैंसों के ऊपर इमीडिएटली, जिसके ऊपर मैं बहुत हज़ारों रुपए खर्च करता था, क्योंकि जितनी भी एलोपैथिक दवाई आती है काफ़ी कॉस्टली आती है। कोई भी यूट्रस संबंधित है या कोई एंटीबायोटिक है तो वो लगाते हैं, तो उससे पशु स्ट्रेस में भी आता है और प्रॉपरली वो प्रोडक्शन पे भी नहीं आता। आपने कितने पशुओं पे हल्दी का उपयोग किया, किसानों को ये ज़रूर बताओ। मैं 3 महीने में 7 से 8 पशु पे उपयोग कर चुका, जो मेरे फार्म पे जिन्होंने काविंग किया और जिनका मुझे लगा कि इसका जेर का टुकड़ा टूट गया और इसका क्या सलूशन हो। विक्की भाई से मैंने बोला तो भाई साहब ये करो। उसके बाद एक भैंस मेरी अबॉर्शिंग हो गई थी, उसके बाद वो कंसीव नहीं कर रही थी, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बताया कि यही फार्मूला करो। इसके बाद दवाई मैंने वो फार्मूला देते देते वो हिट में आ गई, उसको कंसीव कर दिया। आज वो 100 सेवा भी नहीं बन हो रही है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमारी रसोई घर में मिलने वाली जो हल्दी है ना, इस हल्दी से बड़ा एंटीबायोटिक इस धरती पे नहीं है। आपके पशु को यूट्रस संबंधी कोई भी समस्या हो जाए, आप हल्दी का ज़रूर उपयोग करें। उसके बाद इन्होंने मेरा एक छोटा सा फार्मूला और उपयोग किया है, उसके बारे में भी यही बताएंगे। तो अब आप इनको थन के बारे में बताइए, थन की समस्या पशुओं के लिए क्या है। थन की जो समस्या भाई साहब, वो एक बहुत बड़ा इशू है। थनैला रोग जो है, तो बहुत, मैं इसको मालूम है, इससे बड़ी कोई, जैसे एक किस्म से बंदे में कैंसर होती है, ऐसे ही भैंस के अंदर जो थनैला हो एक कैंसर किस्म की बीमारी है। और वो अंग्रेजी दवाई से बार बार देने से एक बार दब जाएगा, फिर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एक तो किसान भाई उसका प्रॉपरली इलाज ही नहीं करा पाते, क्योंकि उनको पता नहीं कि मामला है ही क्या। ना उसकी टेस्टिंग करवाते हैं, डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर ने आया 3 दिन टीके लगा दिया, बंद कर दिया, थोड़ा दब गया, प्रोडक्शन आने से पहले दोबारा फिर एक्टिवेट वो हो जाता है। तो भाई साहब ने एक देसी जड़ी बूटी का फार्मूला मेरे को दिया, मैं उसको प्रॉपरली काम करता हूँ। मैंने पूरी दुनिया में घूम लिया था, मैं होम्योपैथिक पे भी, एलोपैथिक पे भी, बट कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं इनसे मिला एक्सीडेंटली, और जो ही मिला इनकी मैंने मेडिसिन देखी ने, जो ही मैंने मेरी 8-10 जानवर पे जो इनकी दवाई देखी ने सेंसिटिविटी चेक कराई यूनिवर्सिटी में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में, तो टोटल एनिमल का नेगेटिव आया। तो 3 महीने पहले जब सुरजीत मलिक जी मेरे से मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि थलेना की जो बीमारी है वो किसान चाहे तो अपने हाथों से ठीक कर सकता है, लेकिन सुरजीत मलिक जी को जब लगता नहीं था कि इस तरह से भी कोई काम हो सकता है, तो थलेना की बीमारी के ऊपर भी अब आपको सुरजीत मलिक बताएंगे कि इन्होंने कितने पशुओं पे
आपने कितने पशुओं पे थैलेना की दवा यूज की और कितने % रिजल्ट आपको मिला? मैंने 3 महीने में कम से कम 10 जानवर पे दवाई का इस्तेमाल किया। भाई की जो जड़ी बूटी की जो दवाई है 10 पशु का किया, तो 10 का 10 नेगेटिव आया और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। कम से कम एक बीमारी का तो पीछा छूटा, नहीं तो अंग्रेजी दवाई में मैं होपलेस हो गया था। होपलेस इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं था कोई आयुर्वेदिक में भी ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिससे कि थनैला ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं चलता हूँ टोटली टेस्टिंग के ऊपर, साइंटिफिक तरीके से चलता हूँ। मैं टेस्टिंग कराता हूँ, मेडिसिन देता था, टेस्टिंग कराता था, मेडिसिन देता था। लेकिन कई बार 5-5 एंटीबायोटिक देने के बाद लगातार, जैसे 5 दिन एक दे दिया, फिर टेस्ट करा, फिर दूसरा उसमें आ गया सेंसिटिविटी में, पहले वाला रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे करते करते कई बार तो ऐसा हुआ कि सारी ही मेडिसिन रेजिस्टेंस में आ गई। रेजिस्टेंस बोलते हैं जो पशु को हम दवाई दे रहे हैं वो उसकी बॉडी पे काम ही नहीं कर रही, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जनरली किसान भाई तो वैसे ही टेस्टिंग के बगैर ही भैंस की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर को बुलाया, टिक्के ठुकवाए, उसको पता ही नहीं वो टिक्का उस पर काम कर भी रहा नहीं कर रहा, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने साइंटिफिकेशन तरीके करने के बाद भी बीमारी ठीक कंट्रोल नहीं होती थी और उससे फिर आदमी निराश हो जाता है। तो वो निराशा मेरी खत्म हुई भाई की देसी जड़ी बूटी देने वाली दवाई से। उसके बाद टेस्टिंग करा तो टोटली 10 के 10 पे मुझे नेगेटिव मिला। तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ भाई की जो देसी जड़ी बूटी की दवाई है उससे। किसान भाइयों, मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारे पशुओं को 2 सबसे बड़ी समस्या है। एक तो यूट्रस संबंधी, या तो पशु आपका फूल दिखा देगा, या आपका पशु रिपीट हो जाएगा, या आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है थैलेना की। अगर किसान को ये 2 समस्या नहीं आए तो ये जो गाय भैंसें हैं इनका व्यापार किसानों के लिए दी बेस्ट व्यापार है। लेकिन ये 2 समस्या किसान की आय को ख़त्म कर देती हैं। इन दोनों का इलाज आपके हाथ में। आपको क्या करना है, अपने पशुओं को हल्दी का सेवन ज़रूर करवाना है। हल्दी एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हम बचपन से करते आ रहे हैं और हल्दी का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, मैं आप लोगों को बार बार बोलना चाहूँगा कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका उपयोग आप अपने पशुओं पे ज़रूर कीजिए। जो सुरजीत मलिक जी हैं, जो आज से 3 महीने पहले पेड़ पौधों के बारे में बिल्कुल अनजान थे, उन्हीं के मुंह से सुनिए कि अब वो बीमारियों के लिए क्या कर। मैं पिछले 3 महीने से मेरे घर पे, आज भी भाई साहब ने देखी, बहुत सारी एंटीबायोटिक रखी हुई है, एलोपैथिक दवाई रखी हुई है। लेकिन वो मेरे पास बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं और वो भाई अपना सैम्पलिंग वगैरह दे के जाते हैं। लेकिन मैं उसका अभी किसी जानवर पे फ़िलहाल कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ पे रिजल्ट ही नहीं है और उससे एक बीमारी ठीक होती है तो अनेकों बीमारी पैदा भी होती हैं। लीवर को जैसे डैमेज कर देता है, एंटीबायोटिक लगा दिया तो पशु स्ट्रेस में आता है, गोबर टाइट करता है, पानी पीना बंद कर देता है, दूध प्रोडक्शन घटता है। जब बीमारी कटती है तो दोबारा प्रोडक्शन पे आते हैं। ये नहीं कहता मैं एलोपैथी का इलाज वो माड़ा है, लेकिन हमें जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखता तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं। बट आयुर्वेदिक में मुझे उसका एक अच्छा खासा तोड़ मिला है। जो मैं चिकित्सा आप लोगों को बताता हूँ ये चिकित्सा आयुर्वेदिक नहीं है। आयुर्वेद तो बहुत बड़े ग्रंथ होते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो चिकित्सा आप लोगों को मैं बताता हूँ इनके बारे में आप अपने आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे संपर्क कीजिए। उनके पास इस तरह के सैकड़ों हजारों फार्मूले हैं जिनका उपयोग करके आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहूँगा, एक तो हल्दी का उपयोग कीजिए, दूसरा नीम का। थैलेना की जो बीमारी है, मेरे को लगता है कि थैलेना की बीमारी धरती से चढ़ती है। नीम का तेल ज़रूर निकालिए और हफ्ते में 2 बार अपने पशुओं की ऊँडी के लगाइए। अगर थैलेना की बीमारी आएगी नहीं, अगर आ भी गई तो आपके आसपास बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग करके आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। सुरजीत मलिक से ही पूछेंगे कि उनको एक पशु को ठीक करने में देसी जड़ी बूटियों में कितना पैसा खर्च करना पड़ा। एक पशु का जो भाई साहब का खर्च है वो 700 से 800 रुपये में इनका पैकेट आता है और उससे कम्प्लीटली हमारे पशु की बीमारी ख़त्म हो जाती है। जबकि इसके अगेंस्ट जो मेरा पुराना फार्मूला था जो एलोपैथिक था, वो एक बार का इलाज 5 डे करना होता है और 5 डे वो एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा सेंसिटिविटी में आता है। सपोज किया कोई 450 रुपया टीका सेंसिटिविटी में आ गया तो 450 रुपये टीके हम 5 दिन लगाए तो लगभग ये मानो 2250 रुपये चार्ज हो गया। और उसके साथ में हमें कुछ सहायक मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। अकेले एंटीबायोटिक के साथ में 3 टीके और लगते हैं जो उसकी सपोर्ट करते हैं, भैंस को भूख बढ़ाए ताकि उसकी एंटीबायोटिक से स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस दूर करने के लिए पेन किलर होता है, साथ में एक नर्वाइन टॉनिक होता है, तो 3 तरह के टीके और भी लगते हैं। वो मिला जुला के एक बार का ट्रीटमेंट 1500 से 3000 के बीच में होता है 5 डे का। आपको कभी ये महसूस हुआ कि जो दवाइयाँ आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके पशुओं को नुकसान करेंगी? जो हम
भाई साहब की जो दवाई है, जो जड़ी बूटी वो खिलाते हैं, उससे नुकसान की तो बात ही छोड़ो, कल्पना ही नहीं कर सकते। उससे भैंस को देने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद गोबर से भी पता चल जाता है, क्योंकि जिस भैंस के इन्फेक्शन होता है उसका अमूमन गोबर टाइट हो जाता है, बदबू मारनी स्टार्ट कर देता है। वो भी एक इंडिकेटर होता है किसान भाइयों के लिए। जब आपकी भैंस समझो 2-3 दिन के बाद में गोबर सही करने लगी, तो समझो आपकी भैंस का जो इन्फेक्शन था वो कवर होना स्टार्ट हो गया। और वो 5 से 7 दिन के बाद में दूध की प्रोडक्शन जो ही पाउस आपकी भैंस का फिट हो जाता है, तो समझो आपकी भैंस की जो दवाई है वो कारगर है। मैं तो यही किसान भाइयों से विनती करूंगा कि हर पशु के जो पेड़ पौधा है उसके बारे में विकी भाई को काफ़ी गहराई से जानकारी है। मेरे घर पे आए, कीकर का पेड़ देखा, इन्होंने कहा अब इसमें फूल आया है, इसके बाद में इसके वो करकोड़ी बोलते हैं हमारे, तो वो लगेंगी, वो आप इकट्ठा करो और वो इस बीमारी का, यानी कि ये पेड़ पौधे को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और पेड़ पौधे से ही इन्होंने जितनी भी अपनी जड़ी बूटी है, दवाई है जिसको हम दवाई बोलते हैं, वो तैयार की हुई है। और इनका यही मेथड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे ही आप लगाओ और उसी से प्राकृतिक हम पशु का इलाज कर सकते हैं। और वो मैंने मेरे फार्म पे पॉसिबल देखा भी है। इन्होंने बताया, मैंने अभी बताया कि भैंस को मेरी को दस्त हो जाता है बीच बीच में। वो भैंस वैसे काफ़ी 10वें ब्यात की भैंस है, लेकिन यंग लगती है अभी भी देखने में। मैंने विकी भाई को दिखाया भी है वो भैंस को, वो ऐसे लगती है जैसे दूसरे तीसरे की भैंस है, बट उसको कई बार प्रॉब्लम हो जाती है दस्त की। उन्होंने बताया कि आप जामुन और अमरूद और आम के पत्ते 50-50 ग्राम इसको 7-8 दिन डोल लगातार, आपकी भैंस की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 100%। तो मुझे अभी विश्वास है इनकी बात पे। मैं आप सभी किसानों से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अरदास करता हूं कि आपके आसपास जितनी भी खाली धरती पड़ी है ना, उसमें आप कोई ना कोई पेड़ पौधा लगा दीजिए। वो पेड़ पौधा आने वाले समय में आपके पशुओं की चिकित्सा बन जाएगा, और आपको जो पशुओं में लॉस हो रहा है दवाइयों के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये नहीं है मैं मेरे फार्म पे कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 5 से 10 फ़ोन मेरे पास डेली आते हैं ऐसी प्रॉब्लम वाले लोगों के। उनको भी मैंने विक्की भाई का जो फार्मूला है, हल्दी वाला फार्मूला है या थ्रेला वाला है, ज़्यादातर तो हल्दी वाला तो हर किसी का अवेलेबल हो जाता है। उन्होंने बताया जी हमारी भैंस दूध पे नहीं चल रही, 7-8 दिन की ब्याई हुई, और क्या इसको दिया जाए। तो मैं इन्हीं का फार्मूला वहाँ पे भी जींद के पास से मेरे पास कोई फ़ोन आया, वो भाई ये शायद वीडियो देखेगा तो उसको पता भी चल जाएगा। मैंने उसको बताया भाई तू हल्दी वाला इसको हलवा 7 दिन खिला और फिर मेरे पास फ़ोन करना। उसका 10 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया, बोला जी मेरी 7-8 किलो से 12-13 किलो दूध पे भैंस आ गई, जिससे हमने उम्मीद छोड़ दी थी, अभी उसको क्या दिया जाए। उसको फिर मैंने नेक्स्ट प्रोसेस बताया, इन्हीं का बताया हुआ, तो उसने प्रोसेस को फॉलो किया और आज वो जींद के पास का जो बंदा है वो 101% सेटिस्फाई है। तो देखा आपने, एक छोटी सी हल्दी जो आपके घर में हमेशा मिलती है, आपके पशुओं के लिए वरदान है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसान को पता लगे हल्दी जैसी छोटी सी चीज़ आपके पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धन्यवाद।